अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एजेंडा 5। मैं हूं खतीजा राठौर। एक बार फिर ईरान अमेरिका के हवाले से इस्लामाबाद में अहम मुज़ाकरात होने जा रहे हैं। 2 रोज़ पहले ईरानी वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमनी इस्लामाबाद आए थे। अगर तो मुज़ाकरात हो जाते हैं, मुआहदा हो जाता है, तो फिर ईरान पे हमले बंद हो जाएंगे, वरना हमले में शिद्दत भी आ सकती है। कल भी 11वीं स्ट्राइक की गई अमेरिका की जानिब से। वहीं वॉल स्ट्रीट जर्नल ने दावा किया कि डोनाल्ड ट्रंप ने सऊदीया के साथ सिविल जौहरी मुआहदे की मंजूरी दे दी है। मुआहदे के तहत अमरीकी कंपनी सऊदीया में यूरेनियम एनरिचमेंट का प्लांट लगाएंगी। कोई प्राइवेट सेक्टर इस मुआहदे में शरीक नहीं होगा। वाज़ेह रहे ये चीज़ ईरान ने की थी, और ये भी कहा था कि तवानाई के लिए यूरेनियम एनरिचमेंट का काम ईरान कर रहा है, जिस पे अमेरिका को शदीद इतराज़ था। और अब साथ ही ये खबर भी सामने आई है, दीगर जरीदे भी इसे रिपोर्ट कर रहे हैं, वॉल स्ट्रीट जर्नल, फाइनेंशियल टाइम, कि एक नया सिविल जौहरी मुआहदा अमेरिका और सऊदीया के दरमियान होने जा रहा है। इससे पहले भी हमने देखा था कि यमनी हौसी और सऊदीया के दरमियान एक झड़प भी हुई थी। इस वक्त भी कशीदगी बरकरार है। हौसियों की जानिब से कह दिया गया है कि बाबुल मंदक से सऊदीया का कोई भी शिप गुजरने नहीं दिया जाएगा। वहीं इसराइल भी ये दावे कर रहा है कि ईरान के अफसुर्दा यूरेनियम को किसी दूसरी जगह मुंतकिल किया गया है। पिकेक्स माउंटेन को भी निशाना बनाया जाएगा, जिसके बारे में डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा है कि वहाँ पे ज़ेर ज़मीन बड़े टनल्स हैं और एटमी रिएक्टर भी मौजूद है। वाज़ेह रहे, इससे पहले भी डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि ईरान के पास जौहरी हथियार नहीं होना चाहिए, और इस खबर की तरदीद भी की थी ईरानी सरकारी मीडिया की जानिब से। और एक फतवा भी दिया गया था आयतुल्लाह अली खामनेई की जानिब से, जिन्होंने कहा था कि ईरान जौहरी हथियार नहीं बनाना चाहता। आज भी डोनाल्ड ट्रंप का बयान मौजूद है, और साथ ही जेडी वेंस भी मुज़ाकरात करना चाहते हैं। एक अहम ओहदेदारान हैं अमेरिका के, जिन्होंने वाज़ेह कहा है कि अमेरिका के पास इतना स्टॉक अवेलेबल नहीं है कि वो ईरान के साथ तवील जंग कर सकें। साथ ही ईरान की माशी सूरत हाल भी ऐसी नहीं है कि वो इस जंग को आगे ले सके, या फिर तवील जंग जो है वो अमेरिका के साथ लड़ सके। लेकिन अब जो ये मुआहदा होने जा रहा है अमेरिका का सऊदीया के साथ, इसके क्या असरात होंगे? क्योंकि पाकिस्तान का भी मुआहदा है, दिफाई मुआहदा है सऊदीया के साथ, और पाकिस्तान ने भी इसकी मजम्मत की है कि अगर सऊदीया के शिप्स को बाबुल मंदक पे रोका जाएगा तो पाकिस्तान भी इस पे रिएक्शन दे सकता है या नहीं। प्रोग्राम के हिस्से में जो है वो इस पे बात करेंगे। लेकिन एक तरफ तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ का मामला है, जिस पे ईरान ने वाज़ेह कह दिया है कि 28 फरवरी से पहले वाली हैसियत अब इसकी नहीं रहेगी। लेकिन अगर दूसरी जानिब बाबुल मंदक को भी बंद किया जाएगा तो फिर सिर्फ ये मसला सऊदीया और ईरान का नहीं है, पूरे खित्ते का है। तमाम तर चीज़ों पे बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं कमांडोर रिटायर वजुल हसन साहब, दफाई तज्ज़ियाकार हैं, जियर बलोच साहब साबिक सफ़ीर हैं, और इकोनॉमिस्ट हैं डॉक्टर फारूक अफजल साहब। आप तीनों को प्रोग्राम में वेलकम करते हैं। सबसे पहले रुख कर लेते हैं कमांडोर साहब का। सर, ये बताइएगा कि पिकेक्स माउंटेन के हवाले से बात की जा रही है। ज़ेर ज़मीन एक बहुत बड़ा टनल है, और डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से कहा गया है कि इसे निशाना बनाया जा सकता है। यहाँ पे एटमी रिएक्टर्स भी मौजूद हैं। फिर इसराइल ये दावे कर रहा है, जिससे हमने देखा कि वाशिंगटन ने भी इसकी तस्दीक की है, कि यूरेनियम एनरिचमेंट का अगर मामला है तो ईरान ने इसे किसी और शहर मुंतकिल किया है। बहुत शुक्रिया खदीजा आपका। सबसे पहले थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। ये देखें, ये अब बात जो है वो फैलती हुई नज़र आ रही है। पिछले हमने 11 दिन में देखा है कि सिचुएशन एग्रीवेट से एग्रीवेट होती जा रही है। ये प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ से थोड़े अनफिल्टर्ड बयान हमने देखा है, ये आते रहे हैं, लेकिन ये IAEA ने भी ख़बरदार किया है कि ईरान के जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ हैं उसके करीब बॉम्बिंग की गई, तो इसके बहुत ख़तरात लाहिक हो सकते हैं। मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त सिचुएशन जो है वो दोनों फरीक जो है वो हार मानने के लिए तैयार नहीं है। दोनों ने जब MOU पे साइन किया तो उनकी अपनी अपनी कुछ स्पेशल वजूहात थी, जिसकी बेस के ऊपर उन्होंने कोशिश की कि उन्हें थोड़ा सा टाइम बाय किया और टाइम मिल जाए, ताकि उसकी बेस के ऊपर वो अपने आप को रीस्टेबलाइज कर लें। हमने ये देखा कि जब 4 जुलाई के आसपास जब अमेरिका का 250वां यौम आज़ादी था और वो उसकी तकरीबात मुनक्कद कर रहे थे, सिमिलर टाइम फ्रेम में ईरान ने एक बहुत बड़ा इज्तिमा किया। अपने जो आयतुल्लाह खमेनी साहब थे उनके फ्यूनरल का, उसको तकरीबन 1 हफ्ते भर तक चला। तो उसकी वजह से जो नैरेटिव जनरेट हुआ वो बहुत एक स्ट्रॉन्ग नैरेटिव हुआ, जिसकी वजह से ईरान अपनी पॉपुलेशन को दोबारा से रिकैप्चर करने में आसान हो गया। और अब ये 11 दिन का जो पीछे इवेंट चल रहा है, और ये जो कॉन्टिन्यूसली बम्बार्डमेंट हो रही है ईरान के कोस्टल सिटीज़ के ऊपर और उसकी
फैसिलिटीज़ के ऊपर, और जो ईरान ने रिटेलिएट किया जिसके जवाब में प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये कहा कि अगर एक अमेरिकी जान भी गई तो उसके बदले में हम ईरान के ब्रिजेस और रोड्स को तबाह करेंगे, ये इंडिकेट कर रहा है कि अभी तक जो अमेरिका ने अपनी मिलिट्री पावर अप्लाई की है उसने उसको रिजल्ट वो अचीव करके नहीं दी। जो माहिदा हुआ, MOU साइन हुआ, पीस डील नेगोशिएट हुई, उसमें जी। भी दोनों फरीक ने अपने अपने पर्सपेक्टिव से उस मामले को देखा। ईरान का कहना ये था कि जी उनके जो फंड रिलीज होने थे वो फंड रिलीज नहीं हुए, सही। और अमेरिका का कहना यह था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ को वैसे ही खोला जाए जैसे जंग से पहले वो खुला हुआ था। तो उस वजह से कॉन्फ्रंटेशन कंटिन्यूसली चलती चली गई, और अब ये बढ़ने का चांस है, बिकॉज दोनों फरीक बैकडोर डिप्लोमेसी, तो जैसे आपने दरम्यान में बात की कि ईरानियन इंटीरियर मिनिस्टर आए हुए थे, उनके साथ डिस्कशन हुई और आगे मैसेजेस भी कन्वे हुए, कुछ प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ से बात हुई, लेकिन मेरे ख्याल में दोनों फरीक इसकी एपिटाइट जंग करने की और ब्रिंक तक लेके जाने की अभी तक ख़त्म नहीं हुई। बिल्कुल ठीक। कमोडोर साहब, बलूच साहब को रुक करेंगे। बलूच साहब, इसी जंग के दौरान हमने देखा कि वॉल स्ट्रीट जर्नल ने ये खबर दी है कि अमेरिका और सऊदीया के दरमियान जो है एक जौहरी मुआहदा हो सकता है। यही चीज़ जब ईरान कर रहा था तो अमेरिका को इस पे एतराज़ था। आपकी रीडिंग्स क्या हैं इस मुआहदे को लेके, और साथ ही ये भी बताइएगा कि पाकिस्तान का ऑलरेडी एक दिफाई मुआहदा है सऊदीया के साथ, और अब सऊदीया और अमेरिका की भी क्या कुर्बतें बढ़ रही हैं? शुक्रिया, थैंक यू। देखिए, इस खित्ते में, मिडल ईस्ट में 2-3 बड़ी क़ुव्वतें हैं। हम एक लिहाज से बॉर्डर लाइन पे आते हैं, वेस्ट एशिया के मगरब के किनारे पे हैं, और साउथ एशिया के भी एक लिहाज से किनारे पे हैं, और एक तरफ सेंट्रल एशिया लगता है। लिहाजा हमारे लिए ये डेवलपमेंट चाहे सेंट्रल एशिया में हो, वेस्ट एशिया में, साउथ एशिया, इट डज हैव आवर पॉलिसी इम्प्लीकेशन। इस वक्त जो ऐलान हुआ है न्यूक्लियर सिविल कोऑपरेशन का विद US, ये पुराना मुतालबा था सऊदी अरब का। वो डिमांड करता रहा है कि हमें भी चाहिए न्यूक्लियर नो हाउ, क्योंकि हमारे पड़ोस में मुराद ईरान जो है वो बहुत एडवांस न्यूक्लियर रखता है कैपेबिलिटी। वो हमने देख भी ली, 60% तक एनरिचमेंट भी लेके गए। तो ये मेरा ख्याल है एक जो इस वक्त हम देख रहे हैं मिडल ईस्ट में, एक नया कोशिश की जा रही है ईरान की तरफ से, और कुछ ग्लोबल हमें बताना चाहिए, क्योंकि कुछ शायद हो सकता है हमारे देखने वालों में कुछ इंटरनेशनल रिलेशंस की इंटरेस्ट रखने वाले या स्टूडेंट्स हो, तो इस वक्त एक जियोपॉलिटिकल शिफ्ट आ रहा है, दुनिया में भी आ रहा है, लेकिन उसकी ज़्यादा मैनिफेस्टेशन आपको मिडल ईस्ट में आ रही है नजर। इसलिए इट इज स्ट्रेटेजिकली द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इडियोलॉजिकली अगर देखा जाए, तारीखी तौर पे देखा जाए या तहजीबी तौर पे देखा जाए, तो तीनों मेजर रिलीजन वहां से आए। वो दुनिया का 25% जो ऑयल है वो इन खित्ते के अंदर है। टूरिज्म है, इन्वेस्टमेंट है, मुसलमानों का जो है वो काबा है, किबला है, मदीना है। तो ये इसकी बहुत स्ट्रेटेजिक और आइडियोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है। अब वहां हालत ये हो गई है कि ईरान ने उस जंग को उसके दरवाजे पे पहुंचा दिया है, उसको एक लिहाज से उनकी तरफ से चाहे वो कितना भी जस्टिफाइड हो, लेकिन मेरा ये कहना है कि ईरान की इस रिटेलिएशन से जो वो कोलैटरल डैमेज के तौर पे JCC आ गए हैं, ये उम्मत इस्लामिया को कमजोर करने के मुतरादिफ है। देखिए, आप सऊदी अरब को थ्रेट करोगे, उसको आप उसका नेवल ब्लॉकेट करोगे, तो व्हाट आर यू ट्राइंग टू डू? हार्ट ऑफ मुस्लिम उम्मा को आप ब्लॉकेट कर रहे हो। हुतीस को आपने लगा दिया है कि बंद कर दो, उनका जहाज आए ना जाए। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है जियो स्ट्रेटेजिक। तो अमेरिका ने, और नजर ये भी आ रहा है कि हो सकता है कि ईरान इस जंग नोशनली वो समझते हैं कि वो जीत गए हैं, अगले 5 साल में 10 साल में कर भी सकता है कि वो NPT से दस्तबरदार हो जाए और वाकई न्यूक्लियर वेपन एक्वायर कर ले। अब ये थिंकिंग
میں نے دیکھی ہے, پڑھی ہے, اور میرا اپنا بھی یہی کہنا ہے کہ یہ ہو رہا ہے. تو یہ بیلنس آؤٹ کرنے کے لیے سعودی عرب نے یہ کوآپریشن لیا کا ایگریمنٹ کیا ہے, اور یو ایس بھی ایران کو کھلی چھٹی مڈل ایسٹ میں اب بھی نہیں دے گا. اور میں سمجھتا ہوں جب تک کہ وہ گلوبل پاور ہے, چاہے نمبر 1 پہ ہے, نمبر 2 پہ ہے, I think Middle East will remain a major portion of its area of interest, of vital interest, کیونکہ اسرائیل بھی وہاں پہ ہے, تیل بھی وہاں پہ ہے, اور اس کا انفلوئنس بھی پرانا ہے, بیس بھی وہاں پہ ہے. کمزور ہو چکا ہوگا امریکہ کا انفلوئنس تھوڑا بہت, بٹ اٹ ہز ناٹ گیون اپ. اور یہ جو ایگریمنٹ ہے اس چیز کو ری انفورس کرتا ہے. جی ڈاکٹر فاروق صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, کیونکہ اسی کشیدگی کی باعث ہم نے دیکھا تھا کہ تیل کی قیمتوں میں بھی اضافہ کیا گیا ہے, پاکستان بھی اس سے متاثر ہے, دو چار ہے, اور اگر باب المندب کو بھی بند کر دیا جائے گا تو پھر صورتحال کس جانب جائے گی. ڈاکٹر افضل کیا دیکھتے ہیں آپ کہ اسٹریٹ آف ہرمز پہ تو کشیدگی ہے ہی, جس کے باعث ہم نے دیکھا کہ تیل کی قیمتوں میں بھی اضافہ کیا جا رہا ہے. اس وقت کی سچویشن کے حساب سے اگر بات کی جائے تو کیا سمجھتے ہیں آپ کہ مزید جو ہے تیل کی قیمتوں میں اضافہ کیا جا سکتا ہے؟ یہ سوال تھوڑی ہے. جی ڈاکٹر صاحب. جی السلام علیکم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے جب بجٹ کا سیشن چل رہا تھا, بجٹ آ رہا تھا, تو آپ ہی کے پروگرام میں یا کسی اور کے میں کافی اس میں بات کر رہا تھا کہ آئی ایم ایف نے کہا ہے کہ 1.7 ٹریلین روپیز کی پیٹرولیم لیوی لگانی ہے آپ نے. اس کو کوئی سننے کو تیار نہیں تھا. ٹھیک ہے, اب دیکھیے یہ جو لیوی لگائی گئی ہے وہ آئی ایم ایف کے کہنے کے مطابق لگائی جا رہی ہے اور لگاتے رہیں گے یہ, کیونکہ یہ سال 1.7 ٹریلین یعنی 1.7 کھرب روپیہ جو ہے نا یہ انہوں نے عوام سے لینا ہے. یہ مہنگائی کا ایک جو ہے نا بہت بڑا آپ سمجھیں کہ بحران پاکستان میں جو ہے وہ بہت زیادہ آنے والا ہے, اور ہم کو اس کا ادراک کرنا چاہیے. اور جہاں تک دیکھیے اگر یہ دونوں اسٹریٹ آف ہرمز اور مندب اگر بند بھی ہو جاتے ہیں, ایران ہمارے بارڈر پر ہے. ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم نے ایران کے ساتھ یعنی کہ بڑی طاقتوں کے ساتھ ہم نے اپنے لیے بہتر چیزیں نیگوشیٹ نہیں کی. ایران ہمارے بارڈر پر ہے. آج اگر ہم بجلی, گیس اور پیٹرولیم ایران سے امپورٹ کریں, ٹرسٹ می مور دین 50% ہماری کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس جو ہے نا ہماری کم ہو جائے گی. لیکن پرابلم یہ دیکھیے کہ جن کو وہ اجازت دیتے ہیں وہ دوسروں کو پرمیشن دے دیتے ہیں, آقا لوگ جو ہیں, لیکن ہم لوگوں کو پرمیشن نہیں ملتی. تو ہمارے جو نیگوشیٹرز ہیں, گورنمنٹ کے لوگ, پولیٹیشینز, وٹ ایور, ان کو پاکستان کے بیسٹ انٹرسٹ میں نیگوشیٹ کرنا چاہیے کہ بھائی ہم اپنی عوام کو بھوکا تو نہیں مار سکتے نا, مہنگائی کا نہیں کر سکتے. اگر ان کو سسٹین کرنا ہے تو ہمیں ایران سے پیٹرول ڈائریکٹلی مل سکتا ہے, ہمیں بجلی ڈائریکٹلی وہاں سے مل سکتی ہے. بہت سارے بحران جو ہمارے بجلی کا ہے, گیس کا ہے, پیٹرولیم کا ہے, you can easily resolve those things. اگر بائی ٹرک آ رہے ہیں وہاں سے, ابھی بھی دیکھیں بلوچستان کے راستے سے پیٹرول آتا ہے, ہم ٹرکوں کے راستے سے پیٹرول ہماری جو اگر ہم ایران سے خریدنا شروع کریں تو ہمارے لیے آسان ہے بائی روڈ کا پیٹرولیم کا آنا. تو ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ ملک کا انٹرسٹ کس میں ہے. عوام ڈاکٹر صاحب آپ سے یہ بھی جاننا چاہیں گے کیونکہ آپ ایکسپرٹ ہیں, تو اس حوالے سے بھی ہمارے جو ناظرین ہیں ان کی رہنمائی کیجیے گا کہ کشیدگی تو دونوں طرف سے چل رہی ہے, اور ایسا نہیں کہ صرف پاکستان ہی اس سے متاثر ہو رہا ہے, لیکن خطے کی اگر بات کی جائے تو پاکستان میں ہی سب سے زیادہ پیٹرول پہ قیمتیں, پرائسز جو ہیں وہ بڑی ہیں, نہ کہ دوسرے ممالک. اگر پڑوسی ممالک میں دیکھا جائے, بنگلہ دیش, بھارت, وہاں پہ اتنا برا حال نہیں ہے جتنا پاکستان میں دیکھنے میں آیا ہے. جی بالکل. دیکھیے میں نے عرض کیا نا کہ ہمیں جو 1.7 کھرب روپے کی جو لیوی لگانی ہے نا, اس وجہ سے پاکستان کی پیٹرولیم کی پرائسز بڑھ رہی ہیں, اور حکومت یہ بند کرنے کو تیار نہیں, کیونکہ آئی ایم ایف سے آپ کو کمٹمنٹ ہے, اس وجہ سے یہ مہنگائی آپ کی بڑھے گی. آپ دیکھیے ڈھاکہ میں تقریباً 20% پر لیٹر پیٹرول بڑھا ہے. اس وقت وہاں پر پاکستان کی پیرٹی میں تقریباً 312 روپے پر لیٹر آ رہا ہے. لیکن اتنے عرصے کے بعد آپ دیکھیں پاکستان میں تو ہم 415 420 تک چلے گئے تھے, پھر نیچے آئے ہم لوگ. تو ہم پہ لیوی تو لگی جا رہی ہے. ہمیں پیٹرول ڈسکاؤنٹڈ بھی ملتا ہے, سستا بھی ملتا ہے, اینڈ ڈسپائٹ آف دیٹ ہم لیوی لگا کے پیٹرول کو مہنگا کر کے عوام کو بیچتے ہیں وہ. تو یہ دیکھیے پاکستان کے پاس آپ سوچیں 2019-20 میں جب $114-15
पर बैरल था, उस वक्त जब 140 पर लीटर पेट्रोल हो सकता था, तो आज अगर 87 या 90 है, तो ये कौन सी साइंस है, ये कौन सा मैथमेटिक्स है कि वो जो आपका 325, 30, 40 या 350 पर पेट्रोल हो रहा है, ये कौन सी साइंस है? उसकी साइंस ये है कि लेवी लगाई जा रही है, एक्स्ट्रा लगाई जा रही है अवाम को। अच्छा, वो जो रोजमर्रा कीमतों में तायुन के हवाले से भी डॉक्टर साहब आपसे बात करेंगे, कमोडोर साहब का रुख कर लेते हैं। कमोडोर साहब, ये बताइएगा कि अब से कुछ देर पहले हम इसी हवाले से डिस्कस कर रहे थे कि ईरानी वज़ीर दाखिला जो है वो इस्लामाबाद आए, मोहसिन नकवी ने उनको रिसीव किया, फिर उनकी जो है वो आला सतह पे गुफ्तगू भी हुई। क्या समझते हैं आप, क्या रीडिंग्स है आपकी कि दोनों फरीकैन मुज़ाकरात ही चाहते हैं, मुकम्मल जंग बंदी चाहते हैं? क्योंकि ये जंग जो है वो ईरान के हक में भी नहीं है। 47 ईयर्स तक ईरान पे पाबंदियाँ थी, उसके बाद भी हमने देखा कि जिस तरीके से ईरान रिटेलिएट कर रहा है, सुपर पावर को जवाब दे रहा है, ये भी एक अहम बात है, या फिर ये कह लें कि एक मुआवजा है। तो इन दिनों में हम देखेंगे कि 10 रोज़ा सीज़ फायर जो है वो दोनों जानिब से इत्तफाक किया जाएगा इस चीज़ का। इसमें सबसे बात टाइमिंग की है। अब ये बात मैं इसको थोड़ा सा अपनी समझ को आपके लिए वाज़ेह करना चाहूँगा कि दोनों फरीक जो हैं वो अपनी अपनी पोजीशन को लूज़ नहीं करना चाह रहे। जो फरवरी से जंग स्टार्ट हुई, ईरान नहीं चाहता कि जो उसने डट के मुकाबला किया, जैसे आप फरमा रही थी, अमेरिका का मैदान जंग में, उसको डायलॉग की टेबल के ऊपर वो उसको हार दे। जबकि अमेरिका की कोशिश यह है कि जो कुछ वो मैदान जंग में अपने मिलिट्री इंस्ट्रूमेंट से अचीव नहीं कर सका, वो अपने डिप्लोमेसी के थ्रू टेबल के ऊपर बैठ के वो तमाम चीज़ें अचीव कर ले। इसकी वजह से ये तमाम मामलात मुझे लगता है कि ज़्यादा तूल पकड़ रहे हैं। जो पहले MOU साइन हुआ और उसके ऊपर थोड़ा सा एग्रीमेंट हुआ, उसकी वजह मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि प्रेसिडेंट ट्रंप की बर्थडे थी और उसके बाद अमेरिका का 250वां यौम आज़ादी था, जिसको वो एक अचीवमेंट के तौर पे मनाना चाह रहे थे जी। लेकिन ईरान की तरफ से ये जो फ्यूनरल वाला इशू हुआ, उसमें ये मामला सबसाइड हो गया और ईरान का नैरेटिव थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग हो गया। उसके बाद अब ये देखें कि ओवरऑल सिचुएशन में देखें, अगर हम खित्ते की ओवरऑल सूरत हाल देखें तो एक साइड के ऊपर यूक्रेन वॉर भी चल रही है, जिसमें ऑयल की जैसे जैसे प्राइसेस ज़्यादा होते जा रही हैं, उसमें रशिया को एक बेतहा फ़ायदा होते जा रहे हैं, जो कि रशिया का फ़ायदा वेस्ट के लिए काबिल कबूल नहीं है। अच्छा, दूसरी तरफ जो वॉर इंस्ट्रूमेंट्स में जो सरफेस टू एयर मिसाइल्स हैं या फिर ड्रोन को काबू करने की कैपेबिलिटीज़ हैं, वो दोनों फ्रंट्स के ऊपर चाहिए हैं, जिसकी वजह से उनके भी एसेट्स की डिप्लेशन हो रही है। इस वजह से, और समंदर जो है वो बजाते खुद एक बैरियर का भी काम करता है, जिसकी वजह से अमेरिका के लिए बहुत एक तवज्जो तलब और एक बहुत लंबा अरसा दरकार है कि वो ईरान की विल को तोड़ सके स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ में। और जैसे बाबुल मंदब के लिए, अब मैं आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि बाबुल मंदब को अगर उर्दू में ट्रांसफर करें तो इसका मतलब है आंसुओं का दरवाज़ा या आंसू भरा दरवाज़ा। तो अगर तो ये भी इधर भी ट्रैफिक और मैरीटाइम ट्रैफिक चोक हो गया, तो यकीन कीजिए कि पूरी दुनिया की इकोनॉमी से आंसू निकल आएंगे। बिकॉज अगर ये बंद हुआ तो इसके दो फैक्टर्स आ जाएंगे। नंबर एक, कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टिंग जो इकोनॉमी है वो अफेक्ट होगी, और इसमें टाइम ज़्यादा लग जाएगा, जिसकी वजह से हर काम में डिले आ जाएगी और कॉस्ट जो है वो बेपनाह बढ़ जाएगी। तो जो हम तरक्की पजीर ममालिक हैं या जो एशिया का खिता है, इसके ऊपर बहुत बड़ा इफेक्ट आ जाएगा। और आपने ये देखा होगा, इसीलिए आज पाकिस्तान जो फॉरेन ऑफिस है उधर से एक प्रेस स्टेटमेंट एक बड़ा आया कि ये जो हूतीज़ की तरफ से ये ऐलान हुआ है, इसके ऊपर पाकिस्तान ने अपने कंसर्न्स बहुत वाज़ेह अल्फाज में वाज़ेह किया। बिल्कुल ठीक है। बलूच साहब, जैसे कि आप जिक्र कर रहे थे सऊदीया के हवाले से, यमनी हौसी के हवाले से, कि उन्होंने ये कहा है, बल्कि बयान है उनका, कि अगर वहाँ से कोई सऊदीया का शिप गुजरेगा तो उसे निशाना बनाया जाएगा। तो क्या समझते हैं आप कि ईरानी सरकारी मीडिया, ईरान के हेड ऑफ द स्टेट कई बार ये कह चुके हैं कि अरब ममालिक की सरजमीन ईरान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो रही है। कुवैत, बहरीन को भी इसीलिए निशाना बनाया गया है क्योंकि वहाँ पे अमेरिकन बेसेस मौजूद हैं और वहाँ की सरजमीन से ईरान पर हमले किए जा रहे हैं। तो फिर इस रिटेलिएशन को जस्टिफाई किया जा सकता है? देखिए, ये फिलोसॉफिकल क्वेश्चन भी है और रियल पॉलिटिक का भी क्वेश्चन है, और एक जो हकीकत है जियोग्राफिकल, उसका भी सवाल है। देखिए, छोटे छोटे मुल्क हैं, बहरीन, कतर, कुवैत,
यूएई बहुत छोटे मुल्क हैं, उनकी पॉपुलेशन 1 मिलियन है, मसलन यूएई में 1 करोड़ लोग 10 मिलियन काम करते हैं, उसमें से 9 मिलियन बाहर से आए हुए हैं। इसी तरह से हमारे फॉर एग्जांपल 6 मिलियन लोग हैं, 60 लाख हैं, इंडिया के भी मेरे ख्याल कोई 10 मिलियन होंगे, इजिप्ट के हैं, और छोटे छोटे जजीरे हैं जो कि एक स्कीम के तहत जो है वो छोटे छोटी स्टेट्स बनाई गई थी आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, और इसका जो प्लान बना था वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद स्काई पिकेट एग्रीमेंट के तहत बनाया गया था। और वो हमें सबको पता है कि वेस्टर्न पावर्स इस ऑयल को अपने कब्जे में रखना चाहते थे एंड थ्रू देम, लेकिन वो एक हकीकत है आज, देयरफॉर उसको हम फौरन नहीं मिटा सकते। अब उस हकीकत के साथ मिलकर रहना है। अब हमारी मईशत, पाकिस्तान की मईशत, एशिया की मईशत, दुनिया की मईशत, इन छोटी छोटी कंट्रीज की स्टेबिलिटी और फ्लो ऑफ ऑयल के साथ जुड़ी हुई है। इट कैन नॉट बिकम, विक्टिम नहीं बना सकते उसको जियोपॉलिटिक्स का। देखिए कमांडर साहब ने बहुत इंटरेस्टिंग बात की, उसको मैं थोड़ा सा और करना चाहता हूं कि इस वक्त जो दोबारा वॉर हुई है उसमें किसको फायदा डायरेक्टली हो रहा है? रशिया को, क्योंकि ऑयल 70 पे पहुंचा था, वो अब 92 पे चला गया है। तो देयर इज समथिंग इन इट। एक और सवाल मैं अपने आप से भी करता हूं, आप लोगों से भी करता हूं। ईरान ने तमाम जीसीसी कंट्रीज को अटैक किया है मिसाइल के साथ। अगर खामोश है उनका फ्रंट तो वो है इजराइल और ईरान वर्सेस इजराइल। क्यों 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 क्यों? मुझे जवाब चाहिए इसका ईरान के अपने भाइयों से चाहिए मुझे। आर दे प्लेइंग इनटू द हैंड्स ऑफ सम अदर पावर, जो कि इन जीसीसी कंट्रीज को, जो कि दिल है, जिस तरह मैंने अर्ज किया इस्लामिक उम्मा का, उसको तबाह बर्बाद करना है। ऑलरेडी अभी वो कुवैत का एक बता रहे थे उसके फॉर्मर इंफॉर्मेशन मिनिस्टर कि अब तक जो है $60 बिलियन का इनका नुकसान हो चुका है रियल टर्म में। जो इंफ्रास्ट्रक्चर टूटा है, कॉन्फिडेंस जो टूटा है, क्योंकि इनका तो परसेप्शन पे था ना पूरा कि स्टेबल कंट्रीज हैं, इन्वेस्टमेंट के लिए सेफ है, कोई लड़ाई नहीं है किसी के साथ, कोई जियोपॉलिटिक्स नहीं है, स्टेबिलिटी है। बिल्कुल आपने इस बात को, जो आपको कमेंट था वो बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा, लेकिन एक ओपिनियन ये भी है, आप क्या समझते हैं कि जो गल्फ़ कंट्रीज़ हैं, मैं स्पेशली अगर बात करूं बहरीन की, कुवैत की, इनको वाज़ेह तौर पे कह देना चाहिए कि अमेरिकन बेसिस अगर यहाँ पे मौजूद हैं तो सिर्फ हमारी हिफाजत के लिए हैं, आप हमारी सरजमीन ईरान के खिलाफ इस्तेमाल ना करें। आपको ऐसा लगता है कि ऐसे स्टेटमेंट उन्होंने कह दिया था। और आपको एक पे बता दूं कि तमाम के तमाम जो फौजी थे यहाँ से, वो जॉर्डन उन्होंने मुंतकिल कर दिए या इजराइल मुंतकिल कर दिए, जहाज भी वहां मुंतकिल कर दिए। ये दिस इज एन एक्सक्यूज बीइंग यूज्ड। बेसिकली जीसीसी को एज ए वॉर होस्टेज बनाया जा रहा है। ये एक पुरानी थियरी है कि जब वॉर्स होती है अनइक्वल लोगों के दरमियान, दे टेक villages, people or some infrastructure as hostage of war, ताकि वो जो बड़ी पार्टी है उसके साथ वॉर में उसको एज ए लीवरेज इस्तेमाल करे या नेगोशिएशन में करे। तो अब हो ये रहा है कि जहां स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, बाब अल मंदब, as well as the population of JCC are the hostages of war in the hands of warring parties, दोनों तरफ से मैं ये कहूंगा। तो इसमें आई थिंक बड़ी सोच ईरान को रखनी है। देखिए मुझे अफसोस इसलिए होता है कि पाकिस्तान ने एक दरवाजा खोला था अमन का, पाकिस्तान ने एक रोशनी दिखाई थी दोनों पार्टीज को। क्यों उन्होंने बड़ा दिल क्यों नहीं दिखाया? पाकिस्तान जो है वो मीडिएशन करवा रहा था। डॉक्टर साहब का रुख करेंगे, डॉक्टर फारूक का। डॉक्टर फारूक, ये बताइएगा कि रोज़मर्रा की कीमतों का तयन किया जाएगा, पेट्रोल के हवाले से मैं बात कर रही हूँ। दीगर ममालिक की अगर बात की जाए, यूरोप, अमेरिका में यही पॉलिसी, यही स्ट्रैटेजी अपनाई जाती है, लेकिन हमने देखा कि जो हमारे पेट्रोल डीलर्स हैं वो आज एहतजाज कर रहे हैं और हड़ताल पे जा रहे हैं। क्या समझते हैं आपकी जो फार्मूला है ये पाकिस्तान में, ये जो फार्मूला है ये पाकिस्तान में अप्लाई हो सकता है या नहीं? पता ही भी नहीं हो सकता। आप ना उस तरक्की याफ्ता मुल्क हैं, ना आपकी आवाम खुशहाल है। जी डॉक्टर फारूक। नहीं, ये वजह नहीं है। जी डॉक्टर साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? देखिए अवाम का हर तरीके से इस्तेसाल हो रहा है ये पेट्रोलियम की प्राइसेस की बढ़ने की वजह से।
یہ تو مطلب سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ روزانہ کی بنیاد پہ یہ کس کو فائدہ دینا چاہ رہے ہیں پیٹرولیم کی پرائسز کو ریویو کرنے کا. اور جب پیٹرولیم کی پرائسز کم ہوئی تھی آپ کو پتا ہوگا اس وقت جو ہے نا انہوں نے کہا جی ہاں ابھی پیٹرول آئے گا تو کریں گے. پیٹرول جیسے ہی مہنگا ہوتا ہے 12 گھنٹے کے بعد پیٹرول مہنگا کر دیا جاتا ہے جی پیٹرول مہنگا لیا ہم نے. دیکھیے یہ عوام کو بیوقوف بنانے والی بات ہے. میں بتاؤں آپ کو ہم سب کو یہ روزانہ کی بنیاد پہ یہ ہم پاکستان اس کو برداشت نہیں کر سکتا. ہم کمپیئر کریں اپنے آپ کو انڈیا بنگلہ دیش نیپال جو دوسرے ملک ہیں وہاں پر کیا سسٹم ہے. آپ جب یہ کرنا ہوتا ہے اپنے فائدے کے لیے تو آپ کہتے ہیں جی یورپ میں امریکہ میں روزانہ کی بنیاد پہ ہوتا ہے. تو یار ہاؤ کین یو ڈو اٹ. اپنے بینیفٹ جب نظر آئے تو آپ کہتے ہیں ہم تو یورپ میں یوں ہوتا ہے. تو کیا پاکستان یورپین کنٹری کے برابر بائنگ پاور ہے؟ کیا ہماری اتنی اکانومی اسٹرانگ ہے ہماری؟ بالکل ٹھیک ہے. اور حکومت کی جانب سے اب یہ جو پالیسی ہے یہ موخر کی گئی ہے 2-3 ہفتوں کے لیے. جی ڈاکٹر صاحب دیکھیے بات یہ ہے کہ ابھی بھی یہی کہا گیا ہے. ابھی دیکھیں کل پرائسز بڑھائی ہیں کہ جی 21 جولائی سے پرائسز آگے ہوں گی. یار کس بنیاد پہ آپ پرائسز بڑھا رہے ہو؟ دیکھو پاکستان میں اس وقت آپ یقین جانیے انڈسٹریلائزیشن نہ ہونے کے برابر ہے. لوگ بے روزگار ہیں. مہنگائی نے جو نا ایسے پر نکالے کہ عوام کا گزارا کرنا مشکل ہو رہا ہے. کیونکہ پیٹرولیم کی جب پرائسز بڑھتی ہیں تو تمام کموڈیٹیز کی پرائسز بڑھ جاتی ہیں. آپ کی ٹرانسپورٹیشن بڑھ جاتی ہے. آپ کی ہر چیز مہنگی ہو میں بھی جاتی ہے. اضافہ ہو جاتا ہے. جی ہر چیز کا اضافہ ہوتا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ عوام اس وقت جو غربت کی لکیر 46% ہم لوگ اس وقت غربت کی لکیر کے نیچے پاکستانی عوام آ چکی ہوئی ہے. تو ہمیں اس کا تو خیال کریں عوام کو کس طرح ہم فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں اور کس طرح بہتری کر سکتے ہیں. لیکن بجائے اس کے کیونکہ پیٹرولیم سنگل ان کے پاس ایک ایسا ہتھیار ہے کہ آئی ایم اے کو خوش کرنے کے لیے یا اپنے ایف بی آر کے جو ان کے کلیکشن جو پورے نہیں ہو پاتے ان کے ٹارگیٹس تو وہ عوام پہ لیوی ڈال کے یہ پیٹرول کی پرائس بڑھاتے ہیں, گیس کی پرائس بڑھاتے ہیں, بجلی کی پرائس بڑھاتے ہیں. اس سے اپنے ریونیوز کو جو ہے جنریٹ کرتے ہیں. یہ سمجھتے ہیں ہم بڑا تیر مار رہے ہیں. لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے دیکھیے یہ میں آپ کو بتاؤں یہ لانگ ٹرم چلے گا نہیں. اس طرح یہ چلے گا نہیں. اور عوام بالکل اس وقت میں سمجھوں گا کہ برا حال ہے عوام کا اس وقت. عوام میں جا کے نکل کے دیکھیں تو صحیح لوگوں کا کیا حال ہے اس وقت. تو ہمیں یہ گورنمنٹ شوڈ لک انٹو دیٹ کہ یار یہ ہم جو روزانہ کی بنیاد پہ پیسے بڑھا رہے ہیں یہ کون سا قانون ہے یار؟ کہاں کا قانون ہے بھائی یہ؟ یعنی بجائے یہ کہ آپ جو اس طرح کر رہے ہیں پیٹرول کی پرائس ہمیں پتہ ہے کس طرح ہو رہی ہے. وہ شاید عام عوام کے مفاد بھی نہیں ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر فاروق صاحب آپ کے وقت کا. بلوچ صاحب آپ کے وقت کا. وجل ثانی ہمارے ساتھ موجود ہے. آپ کا بھی بہت شکریہ. پروگرام میں مزید بھی بات کریں گے لیکن یہاں وقت ہوا ایک شارٹ کمرشل بریک کا. اسٹے ود اس.